Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing orders of Civil Procedure Code 1908 and in today's video we are going to discuss Order 25. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 25 of Civil Procedure Code deals with the topic of security for cost. अब इस ऑर्डर 25 का बेसिक पर्पस क्या है कि ये ऑर्डर 25 डिफेंडेंट को प्रोटेक्शन देता है कि अगर प्लेंटिफ ऑफ द सूट जो अगर मुद्दई मुकदमा ये केस हार जाए तो मुद्दाले को यानी कि डिफेंडेंट को जो कॉस्ट मिलनी है जो अदालती अखराजात मिलने हैं वो उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, ख़ास करके उन केसेस में जहां पर प्लेंटिफ पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में इसकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इस ऑर्डर 25 के अंदर हमारे पास दो ही रूल्स हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रूल 1 से। रूल 1 बात करता है व्हेन सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ। अब रूल 1 में कहा गया है कि किन हालात में कब जो मुद्दई मुकदमा है जो प्लेंटिफ ऑफ द सूट है उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है। सो सब रूल 1, where at any stage of the suit it appears to the court that a sole plaintiff is or when there are more plaintiffs than one, all the plaintiffs are residing out of Pakistan and that such plaintiff does not or that no one of such plaintiff does possess any sufficient immovable property other than the property in the suit। अगर मुकदमे के किसी भी स्टेज पर कोर्ट को ये पता चले कि इस केस के अंदर इस सूट के अंदर एक ही प्लेंटिफ है और वो आउट ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, या एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं और सारे के सारे प्लेंटिफ्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इन प्लेंटिफ्स की पाकिस्तान के अंदर कोई भी गैर मनकूला जायदाद कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है सिवाय उस प्रॉपर्टी के जिसकी बेस पर यह सूट फाइल किया गया है जो इस मुकदमे में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो फिर क्या होगा? The court may either of its own motion or on the application of the defendant। तो फिर कोर्ट अपने बिहाफ पे अज खुद नोटिस लेते हुए या डिफेंडेंट की दरख्वास्त के ऊपर मुद्दाले की एप्लीकेशन के ऊपर वो क्या कर सकती है? Order the plaintiff or plaintiffs within a time fixed by it to give security for the payment of all the cost incurred and likely to be incurred by any defendant। तो फिर कोर्ट इस प्लेंटिफ को एक फिक्स टाइम पीरियड देगी कि वो इस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जो मुकदमे पर उठने वाले जितने भी अखराजात हैं उनकी मद में सिक्योरिटी जमा कराए। फॉर एग्जाम्पल मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए हमारे पास एक पार्टी है जो कि प्लेंटिफ है जिसने कोर्ट में सूट फाइल किया, बी डिफेंडेंट है। अब ये जो ए है ये आउट ऑफ पाकिस्तान है और इसकी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके नाम पर कोई भी ज़मीन जायदाद कोई भी मकान नहीं है सिवाय उस प्रॉपर्टी के जिसकी मद में ये सूट फाइल किया गया है। तो फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये पाकिस्तान से बाहर है और ये पाकिस्तान में आकर मुकदमे की कॉस्ट जमा नहीं करवा सकता तो कोर्ट अपने बिहाफ पे या इस बी की एप्लीकेशन के ऊपर उसको सिक्योरिटी जमा करवाने का ऑर्डर पास कर सकती है। इसके बाद है रूल 1 का सब रूल 2 जो कि डील करता है रेजिडेंस आउट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर कोई शख्स पाकिस्तान छोड़कर चला जाता है तो फिर क्या होगा? Whoever leave Pakistan under such circumstances is to afford reasonable probability that he will not be forthcoming whenever he may called upon to pay the cost shall be deemed to be residing out of Pakistan within the meaning of sub rule 1। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान ऐसे सरकमस्टांसिस में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है जिससे ये तासुर पैदा हो जाए कि जब इस सूट के अखराजात पे करने के लिए इस बंदे को बुलाया जाएगा तो वो अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ इस बंदे को आउट ऑफ पाकिस्तान ही कंसिडर किया जाएगा।
मजीद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लेंटिफ है जिसने एक सूट फाइल किया और सूट फाइल करने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चला गया और ये पता चल रहा है कि वो बंदा अब वापस पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो फिर कोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ इसे आउट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करते हुए इसे किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे सिक्योरिटी जमा करवाने का ऑर्डर पास कर सकती है। इसी के साथ रूल 1 का सब रूल 3, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इन विच प्लेंटिफ इज अ विमेन, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट मेक अ लाइक ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द प्लेंटिफ डज नॉट पोजेस एनी सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द पाकिस्तान। अब यहां पर बात की गई है कि अगर कोई औरत मुद्दई है तो फिर क्या होगा। अगर कोई रिकवरी का सूट फाइल किया गया है और जिस बंदे ने ये सूट फाइल किया है, जो प्लेंटिफ है, वो एक औरत है और इसके पास पाकिस्तान में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर डिफेंडेंट की एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट इस विमेन प्लेंटिफ से किसी भी स्टेज ऑफ सूट पर सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है, उसको सिक्योरिटी का ऑर्डर दे सकती है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेंटिफ है जिसने रिकवरी का सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट। ए प्लेंटिफ जो है वो विमेन है और ये सूट फाइल करती है कि डिफेंडेंट ने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं। अब इस प्लेंटिफ के नाम पर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पर ये बी जो है ये कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट डिफेंडेंट की इस एप्लीकेशन के ऊपर इससे सिक्योरिटी जो है वो डिमांड कर सकती है। अब रूल 1 को सिंपल अगर हम देखें तो रूल 1 में कहा गया है कि अगर मुकदमे में एक प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और वो सारे पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट उनसे सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट डिमांड कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 2 के ऊपर। रूल 2 बात करता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश द सिक्योरिटी। अगर कोई बंदा सिक्योरिटी कोर्ट में जमा नहीं करवाता तो फिर क्या होगा। सब रूल 1, in the event of such security not being furnished within the time fixed, the court shall make an order dismissing the suit unless the plaintiff or plaintiffs are permitted to withdraw therefrom। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोर्ट ने किसी प्लेंटिफ को एक खास टाइम पीरियड के अंदर सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट जमा करवाने का ऑर्डर दिया और वो बंदा इस टाइम पीरियड के अंदर सिक्योरिटी जमा ना करवा सका, तो कोर्ट देन एंड देयर उसके मुकदमे को डिसमिस कर सकती है, खारिज कर सकती है, या फिर इस प्लेंटिफ को इजाजत दी जाएगी कि वो अपना मुकदमा विड्रॉ कर दे, अपना केस वापस ले ले। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने किसी प्लेंटिफ को, एक प्लेंटिफ है जिसको कोर्ट ने एक खास टाइम पीरियड 15 दिन का टाइम दिया था कि आपने इतने दिनों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी जमा करवानी है, मगर ये प्लेंटिफ 15 दिन के अंदर सिक्योरिटी जमा नहीं करवा सका, तो कोर्ट देन एंड देयर उसका सूट जो है वो डिसमिस कर देगी। सब रूल 2, where a suit is dismissed under this rule, the plaintiff may apply for an order to set the dismissal aside, and if it is proved to the satisfaction of the court that he was prevented by any sufficient cause from furnishing the security within the time allowed, the court shall set aside the dismissal upon such term and security as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding। अगर किसी प्लेंटिफ का सूट इस सब रूल 1 के अंडर डिसमिस हो गया तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि कोर्ट अपने इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो किसी सफिशिएंट रीजंस की वजह से कोर्ट में अपीयर होकर सिक्योरिटी जमा नहीं करवा सका, किसी भी वजह से कोई इलनेस थी या कोई और उसकी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर सिक्योरिटी नहीं जमा करवा सका, तो कोर्ट उसके मुकदमे को रीस्टोर भी कर सकती है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जितने भी वो कॉस्ट उस पर इम्पोज करे, और साथ ही साथ वो इस सूट के लिए एक नई डेट जो है वो फिक्स कर देगी ताकि इस सूट को फर्दर प्रोसीड किया जा सके। सब रूल 3, द डिसमिसल शैल नॉट बी सेट असाइड अनलेस द नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन टू द डिफेंडेंट। अब यहाँ पर मुदाले को नोटिस देने की बात की गई है कि अगर कोर्ट किसी सूट को रिस्टोर कर देती है तो उसके लिए डिफेंडेंट को नोटिस देना जरूरी है, यानी कि अगर डिफेंडेंट को नोटिस नहीं दिया जाता तो इस डिफेंडेंट को नोटिस दिए बगैर किसी भी
भी मुकदमे को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन ऑर्डर 25, जिसमें हमने सिंपल डिस्कस किया कि अगर कोई प्लेंटिफ सूट फाइल करता है और कोर्ट को लगता है कि ये प्लेंटिफ पाकिस्तान से बाहर चला गया है और पाकिस्तान में इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट उसको सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट जमा करवाने का ऑर्डर पास कर सकती है। अगर विमेन प्लेंटिफ है तो उसको भी ये ऑर्डर दिया जाएगा, उससे भी सिक्योरिटी डिमांड की जाएगी। इसी तरह अगर कोई बंदा सिक्योरिटी जमा नहीं करवाता तो उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।